आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। ये पॉलिटी का सेकंड चैप्टर है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप इसे पॉज करके खुद से सॉल्व करें। चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू इन रिलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑफ पहला, असेंबली वाज बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज। द असेंबली वाज रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन। द असेंबली वाज मल्टी पार्टी बॉडी। असेंबली वर्क थ्रू वेरियस कमिटीज़। ठीक है, तो आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के ऊपर बेस्ड थी। ठीक है, उस समय क्या था, लिमिटेड फ्रेंचाइजीज थी। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि उस समय लिमिटेड फ्रेंचाइजीज थी। तो ऑप्शन 1 हमारा पहले ही रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन रॉन्ग होते ही आप देखेंगे ए और डी एलिमिनेट हो गया। उसके बाद आ जाते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। तो उस समय डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू ये लोग इलेक्ट हुए थे, सारे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा सी भी कैंसिल हो गया, हमारा ऑप्शन बच जाता है सी। चलिए एक बार डिटेल में देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन जो था, असेंबली वाज बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज, तो नहीं, ये लिमिटेड फ्रेंचाइजीज थी। ऑप्शन 2, असेंबली वाज रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, तो नहीं, ये क्या था कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली वेयर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज विच वेयर इलेक्टेड बाय रेस्ट्रिक्टेड, मतलब लिमिटेड फ्रेंचाइजीज। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड इलेक्टोरेट। थर्ड ऑप्शन क्या था, असेंबली वाज मल्टी पार्टी बॉडी, ये हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया, जैसे कांग्रेस थी, मुस्लिम लीग थी और अदर कुछ ग्रुप्स थे जिनको मिला के कंस्टिट्यूएंट असेंबली बना था। फोर्थ क्या था, असेंबली वर्क टू वेरियस कमेटी, जैसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी हो गया, यूनियन पावर कमेटी हो गया, फंडामेंटल राइट्स सब कमेटीज़ हो गया, या यूनियन कॉन्स्टिट्यूशंस कमेटी हो गया, यूनियन प्रोविंशियल कमेटी हो गया। बहुत सारे कमेटी के थ्रू ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली वर्क करती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप इसे पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए, अभी हम लोगों ने बात किया इसके ऊपर। द मेंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली हु ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, वेयर नॉमिनेटेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल, इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस प्रोविंसेस, इलेक्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। ठीक है, तो इसका आंसर होता है सी, इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस प्रोविंसेस। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्टेड, ये बात याद रखिए, इनडायरेक्ट इलेक्टेड और लिमिटेड फ्रेंचाइजी। ठीक है, चलिए इसका डिटेल सोल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, तो विच ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेयर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ लेजिस्लेटिव ऑफ डिफरेंट प्रोविंसेस और दिस असेंबली इलेक्टेड थ्रू लिमिटेड फ्रेंचाइजी। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा, लिमिटेड फ्रेंचाइजी और इनडायरेक्ट इलेक्टेड। ठीक है, बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया है। ठीक है, और टोटल मेंबर की बात करें तो 296 मेंबर्स थी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू, और 93 थी ये इंडियन प्रिंसली स्टेट के थ्रू। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा, ये सीट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछता है। और पीपीटी का टेंशन ना लीजिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल लोकपाल IAS, जो इस वीडियो के लिंक में भी होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको ये PDF मिल जाएगा, तो वहाँ से रिवीजन करने के लिए भी ईजी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ इंडियन हिस्ट्री द मेंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम प्रोविंसेस वेयर, ये भी पहले ही डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए, डायरेक्ट इलेक्टेड ऑफ द पीपल ऑफ दोज प्रोविंसेस, तो पहले ही हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट, तो हमारा ऑप्शन ए कैंसिल। नॉमिनेटेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, तो ये भी नहीं है, नॉमिनेट नहीं हुए थे। ठीक है, क्या हुए थे, इनडायरेक्ट इलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट प्रोविंसेस, तो यहाँ पे देखेंगे इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ना तो डायरेक्ट दिया ना तो इनडायरेक्ट दिया, लेकिन इलेक्टेड दिया है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के थ्रू हुआ है। ठीक है, उसके बाद डी क्या बोल रहा है कि सेलेक्टेड बाय गवर्नमेंट फॉर देयर एक्सपर्टाइज इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, तो ये ऑप्शन था ही नहीं। ठीक है, तो हमारा आंसर सी यहाँ से निकल के आता है। ठीक है, यहाँ पे वही डिस्कस किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन खुद से पढ़िए और खुद से सॉल्व कीजिए, इसमें कन्फ्यूज़न भी बहुत लोगों को, और ये क्वेश्चन ना बहुत आदमी लोग कन्फ्यूज़न में गलत कर लेंगे, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ठीक है, कौन थे, BR अम्बेडकर, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बहुत आदमी कंफ्यूज हो जाएंगे BR अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू, तो आप याद रखिएगा BR अम्बेडकर जो थे वो ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे, और जवाहरलाल नेहरू जो थे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन
कमेटी के चेयरमैन थे, और एक और कमेटी है प्रोविंशियल, ठीक है, प्रोविंशियल कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये 3 नाम याद रखिएगा, तीनों अलग अलग कमेटी थी और तीनों के चेयरमैन अलग अलग थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और बी आर अम्बेडकर किसके थे चेयरमैन? ये ड्राफ्ट कमेटी के, ड्राफ्ट कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के का, ठीक है। तो नाम में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कुछ जो मेजर कमेटीज़ थी उनका मैंने नाम दे दिया है, जैसे कि यूनियन पावर कमेटी, जवाहरलाल नेहरू इसके चेयरमैन थे। कमेटी ऑफ रूल ऑफ प्रोसीड्योर, इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो वो सब मैंने यहाँ पे दे दिया, जैसे प्रोविंशियल कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन, सॉरी यहाँ पे गलत किया है मैंने, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने गलत किया था। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन में मैंने जवाहरलाल नेहरू का ही रख दिया था नाम, तो ये पहले ही डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन थे राजेंद्र प्रसाद, स्टेट कमेटी के चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू, ड्राफ्ट कमेटी का हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये आप देख लीजिएगा बहुत ही अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन, ये सबको पता होगा। और ये क्वेश्चन दोबारा किसी ना तो स्टेट पीसीएस में पूछने वाला है, ना तो यूपीएससी में पूछने वाला है, ठीक है। फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्ट कमेटी ऑफ इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये इसका आंसर हो गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इससे क्वेश्चन अगर पूछना होगा ड्राफ्ट कमेटी से तो इसके मेंबर से रिलेटेड पूछेंगे, कुछ ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको और बोला जाएगा कि इनमें से कौन मेंबर्स थे कौन नहीं थे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं ड्राफ्ट कमेटी से। तो एक बार आप मेंबर के नाम सारे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये मैं दे दूंगा, और इसमें 2 नाम आप खास करके पढ़िएगा, ये दोनों रिप्लेस हुए थे, तो इनको अच्छे से देख लीजिएगा किन किन से ये दोनों रिप्लेस हुए थे। इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है और ये 2023 में पूछा गया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डे। पहला स्टेटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू अमॉन्ग सिटीजन्स। स्टेटमेंट 2, 26 November 1949, the Constituent Assembly of India set up as a draft committee under the chairmanship B.R. Ambedkar to prepare constitutional draft of India, ठीक है। तो आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अडॉप्ट हुआ था, जिसके नाम पे हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे के नाम से या संविधान दिवस के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो ऑप्शन ए तो हमारा सही है, 26 नवंबर को हम लोग एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और ये इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था। तो ये ऑप्शन 2 जो स्टेटमेंट 2 है ये हमारा 26 नवंबर को नहीं, ये हुआ था 29 अगस्त 1947 में गठन हुआ था ड्राफ्ट कमेटी का, ठीक है। ये डेट 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अडॉप्ट हुआ था फाइनल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 1 सही, तो यहाँ से आंसर हमारा निकल के आता है, ठीक है, सी। तो यही था डिटेल सोल्यूशन, ये देख लीजिए वही बात है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, धन्यवाद।